मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस का चौंकाने वाला बयान। देवेंद्र फडणवीस ने बताया क्यों अपने पास रखना चाहते हैं गृह मंत्रालय। देवेंद्र फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक ने बढ़ाई महाविकास अघाड़ी की मुसीबत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। तो वहीं अगर बात हम डिप्टी सीएम की करें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की कमान संभाली है। लेकिन इस बीच अभी भी विभिन्न मंत्रालयों को लेकर के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्रालय को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के सवाल पर पेच फंसा हुआ है कि आखिर गृह विभाग किसके पास रहेगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो। लेकिन सीधे तौर पर पिछले दिनों कई सारे ऐसे बयान सामने आए जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था उनके हाथ में ही रहेगी, यानी कि जो गृह मंत्रालय है वो किसी और के पास नहीं, बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है उसके बाद से वो तमाम मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने आज तक से भी खास बातचीत की है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आखिर बीजेपी या मैं अपने पास महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय क्यों रखना चाहता हूं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर से यह कहा है कि गृह मंत्रालय जिसके पास होता है वो केंद्र से लगातार कांटेक्ट में रहता है। कई सारी चीजों को लेकर के उसे केंद्र से बातचीत करनी पड़ती है, फिर चाहे वो पुलिसिंग हो या फिर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था हो। और मुंबई खासकर अगर हम बात करें, जिस शहर से मैं ताल्लुक रखता हूं या फिर जिस शहर को मैं देखता हूं उसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और जिस तरीके से वो पॉश एरिया है, ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी का नेता रहेगा तो वो दिल्ली आला कमान से बेहतर कांटेक्ट कर सकता है। ये चीजें अजीत पवार भी अच्छे से कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता होने के तौर पर ये चीजें करने में मुझे ज्यादा आसानी होगी और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय मेरे पास रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब देवेंद्र फडणवीस सचिवालय गए थे जहां पर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने कौन कौन से फैसले लिए हैं और मुंबई में कौन कौन से वो काम करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने डिटेल्स में जानकारी दी थी। इस बीच उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कह दिया था कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मैं ही देखूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हो सकती है। मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच मंथन होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद 11 या 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उससे पहले शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गृह मंत्रालय की मांग की है। विभागों के बंटवारे को लेकर के बातचीत का दौर जारी है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के सहयोगी गोगावले ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले 11 से 16 दिसंबर के बीच कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में 16 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। आपको बता दें कि इससे पहले एबीपी न्यूज के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब यह सवाल पूछा गया कि पोर्टफोलियो को लेकर के खींचतान चल रही थी, क्या कुछ फाइनल हो पाया है, इस पर उन्होंने ये कहा कि पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चा चल रही थी लेकिन कोई खींचतान नहीं है। तीनों पार्टियों को उचित इज्जत दी गई है। वहीं जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह पूछा गया कि क्या गृह विभाग आपके पास रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और अब जब आज तक के चैनल पर उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और गृह मंत्रालय को लेकर के सवाल पूछा गया, ये जवाब जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी जाती है और यह बताया जाता है कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी चर्चाएं जोरों पर है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं और बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देने को तैयार
नहीं है। बार बार एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। एकनाथ शिंदे के नेताओं की भी अब इस पर खुल करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने कहा कि गृह मंत्रालय की मांग की गई है और फैसला तीनों को लेना है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी के गठबंधन में आने से उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है, वो इससे ज्यादा सीटें जीत सकते थे। खैर, इस तरीके की बातें जो हैं वो एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय को लेकर के जो फैसला है वो 11 या 12 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। इस बीच जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रही है, जो चुनावों के नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं इसको लेकर के सवाल उठा रही है, तो इस पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी करारा पलटवार किया है। सुनिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आप सबको मालूम है कल अंबेडकर जी का पुण्यतिथि था और आज यहाँ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हमारा मिनिस्ट्री का नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बीच में एमओयू साइन हुआ। इस एमओयू के तहत जो हमारा माइनॉरिटीज के लोग, दलितों में, आदिवासी में और कई जो वर्ग है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कमजोर वर्ग है, उसको आर्थिक सहायता दे करके उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में कैसे ले जाना है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात जो कही है, वो छोटे छोटे वर्ग के लोगों को फाइनेंशियली हम कैसे समर्थन दे करके उसको हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए ये पहल है। मैं मानता हूं कि ये डिक्की और एनएमडीएफसी के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, ये बहुत बड़ा पहल है और मोदी जी का जो एक साथ रहने का, हम लोग एकजुट लेकर के रहने का जो नारा लगाया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारा को आगे ले जाने का ये बहुत अच्छा पहल है और मैं अपने पूरे टीम को बधाई देता हूं, डिक्की और हमारे एनएमडीएफसी के पूरे ऑफिसर्स को भी बधाई देता हूं। अब हम उस कमजोर वर्ग तक पहुंचेंगे जो पहले कहीं जो छूट गए हैं। हम लोग सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस स्टेप से उन तक पहुंचेंगे, जिंदगी में सुधार लाएंगे। वो हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हमारा देश में माइनॉरिटीज के लिए जितना भी मोदी जी ने काम किया है और हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से जितना स्कीम्स चलाते हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो माइनॉरिटी स्पेसिफिक इतना काम करते हैं। अल्पसंख्यक के लिए जो काम भारत सरकार जो करते हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से जो काम होते हैं, किसी देश में उसका बराबर कहीं काम नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भारत देश में यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी बोल के नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी लोगों के लिए तो स्पेशल यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो ये तो सबको इसमें सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको मानना चाहिए, गर्व होना चाहिए भारत का एक नागरिक होने के नाते। देखिए, अभी सरकार बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार गई, तो हार नहीं मानता है तो उसका तो मेरा पास कोई इलाज तो है ही नहीं। हार जीत तो जनता फैसला करता है, तो कांग्रेस हार नहीं मानता है। 99 सीट्स लेकर के पार्लियामेंट में वो सोचते हैं और कहते हैं कि वो जीत गई है, तो उसको हम क्या इलाज कर सकते हैं, बताइए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।